नमस्ते दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं सुशांत और आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देगा। ये सफर है स्वाद का, खुशबुओं का और उन यादों का जो खाने से जुड़ी होती है। भारत एक ऐसा देश जहां हर 100 किलोमीटर पर सिर्फ बोली ही नहीं बल्कि पानी का स्वाद और खाने का अंदाज भी बदल जाता है। यहाँ की मिट्टी में जो विविधता है वही यहाँ के व्यंजनों में भी झलकती है। हर गली, हर शहर, हर राज्य की अपनी एक कहानी है और उस कहानी का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है वहां का खाना। आज हम इसी विशाल पाक कला के महासागर से 20 ऐसी अनमोल मोतियों को चुनकर लाए हैं। 20 ऐसे व्यंजन जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये वो जायके हैं जिन्होंने सदियों से लोगों के दिलों पर राज किया है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के लहरों तक और गुजरात के गरबे से लेकर बंगाल के संगीत तक, हर जगह का स्वाद आज हम अपनी इस जुबान पर महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये वो 20 डिशेज हैं जिन्हें मेरे हिसाब से हर भारतीय को और जो भी भारत को समझना चाहता है उसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर चखना चाहिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये स्वाद का सफर आपको भूख भी लगाएगा और भारत की संस्कृति के और करीब भी ले जाएगा। हम जानेंगे कि क्यों एक साधारण सी दिखने वाली डिश किसी पूरे समुदाय की पहचान बन जाती है और कैसे मसालों का एक छोटा सा मेल किसी व्यंजन को अमर बना देता है। चलिए शुरू करते हैं भारत के 20 सबसे लाजवाब खानों की इस यात्रा को और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से जायके आपके दिल को छू जाते हैं। हमारी इस स्वादिष्ट सूची की शुरुआत होती है उस व्यंजन से जो मुंबई की सड़कों की जान है। उसकी धड़कन है पाव भाजी। सोचिए, एक बड़ा सा गर्म तवा, उस पर मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा पिघल रहा है और फिर उसमें उबली हुई सब्जियों का एक मिश्रण डाला जाता है। आलू, मटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर सब एक साथ मिलकर खच खच की आवाज के साथ मैश हो रहे हैं। फिर इसमें पड़ता है वो जादुई पाव भाजी मसाला जिसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है और आपको अपनी ओर खींच लेती है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक कला है जिसे देखना भी उतना ही आनंददायक है जितना इसे खाना। रंग देखिए इसका, गहरा नारंगी लाल रंग जो कश्मीरी मिर्च और टमाटर से आता है वो आपको बताता है कि स्वाद कितना गहरा होने वाला है। और जब यह गर्मागर्म भाजी ऊपर से और मक्खन, कटा हुआ प्याज और नींबू के रस के साथ परोसी जाती है तो उसके साथ होते हैं नर्म मक्खन में सिके हुए पाव। पहला निवाला लेते ही आपके मुंह में स्वादों का एक विस्फोट होता है। थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा नमकीन और सब्जियों की मिठास। यह एक ऐसा आराम देने वाला भोजन है जो हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो एक थका हुआ ऑफिस कर्मचारी हो या समुद्र तट पर घूमने आया परिवार। पाव भाजी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत मुंबई के टेक्सटाइल मिल मजदूरों के लिए एक त्वरित और पौष्टिक दोपहर के भोजन के रूप में हुई थी। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो जल्दी बन जाए, पेट भर दे और सस्ता भी हो। और देखिए, आज यह डिश मुंबई की पहचान बन गई है और पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सबसे सरल विचार भी सबसे स्थायी विरासत बना सकते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, एक ऐसे व्यंजन का स्वाद लेने जो अपनी सादगी और लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है, डोसा। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, यह दक्षिण भारतीय घरों में एक परंपरा है, एक कला है। फर्मेंटेड चावल और दाल के घोल से बना यह पतला, सुनहरा और कुरकुरा क्रेप जब गर्म तवे पर फैलता है तो उसकी सोंधी सोंधी महक ही भूख बढ़ा देती है। डोसा बनाना एक कला है। सही तापमान, घोल का सही फैलाव और उसे सही समय पर पलटना, यह सब मिलकर एक परफेक्ट डोसा तैयार करते हैं। डोसा की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। आप इसे सादा खा सकते हैं, बस नारियल की चटनी और गर्मागर्म सांभर के साथ, या फिर इसके अंदर आलू का मसालेदार मिश्रण भरकर इसे मसाला डोसा बना सकते हैं। और आजकल तो इसकी इतनी वैरायटी आ गई है, पनीर डोसा, चीज डोसा, शेजवान डोसा, यहाँ तक कि चॉकलेट डोसा भी। हर किसी के स्वाद के लिए एक डोसा मौजूद है। सांभर का खट्टा मीठा तीखा स्वाद, नारियल की चटनी की ठंडक और डोसे का कुरकुरापन, यह तिकड़ी जब मिलती है तो जुबान पर एक ऐसा संगीत छेड़ती है जिसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। यह व्यंजन हमें सिखाता है कि कैसे कम से कम सामग्री के साथ भी एक यादगार स्वाद बनाया जा सकता है। यह हल्का है, पचाने में आसान है और साथ ही पौष्टिक भी। यह एक ऐसा नाश्ता है
जो आपको दिन भर के लिए ऊर्जा देता है बिना भारीपन महसूस करे। इसीलिए अगर आपने अभी तक एक असली कागज जैसा पतला और कुरकुरा डोसा नहीं चखा है, तो आप दक्षिण भारतीय पाक कला के एक बहुत बड़े अनुभव से चूक रहे हैं। यह एक ऐसा स्वाद है जो आपको हमेशा याद रहेगा। अब बात करते हैं उस डिश की जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिसकी खुशबू दावत का माहौल बना देती है, बिरयानी। यह सिर्फ चावल और मांस का एक व्यंजन नहीं है, यह एक एहसास है, एक जश्न है। बिरयानी शब्द सुनते ही दिमाग में लंबे खिले खिले बासमती चावल के दाने आते हैं, जो मसालों, जड़ी बूटियों और मांस या सब्जियों के साथ दम पर धीरे धीरे पकाए जाते हैं। दम की यह प्रक्रिया ही बिरयानी की आत्मा है, जहां सभी स्वाद एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और एक जादुई सुगंध पैदा करते हैं। भारत में बिरयानी की अनगिनत किस्में हैं और हर किस्म की अपनी एक कहानी और अपना एक अलग स्वाद है। लखनवी बिरयानी अपने हल्के मसालों और सुगंध के लिए जानी जाती है, तो हैदराबादी बिरयानी अपने तीखेपन और कच्चे मांस को चावल के साथ पकाने की कच्ची यखनी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता की बिरयानी में आपको आलू और कभी कभी अंडा भी मिलेगा, जो इसे एक अलग ही मिठास और बनावट देता है। मालाबार बिरयानी में छोटे दाने वाले चावल का उपयोग होता है और इसका स्वाद थोड़ा मीठा और मसालेदार होता है। हर बिरयानी एक अलग अनुभव है। जब बिरयानी की हांडी का ढक्कन खुलता है, तो जो भाप निकलती है उसमें केसर, गुलाब जल, पुदीना और भुने हुए प्याज की महक होती है। यह खुशबू ही आधी भूख बढ़ा देती है। फिर जब आप पहला चम्मच लेते हैं, तो आपको मुलायम मांस, मसालेदार चावल और मसालों की परतें महसूस होती है। साथ में ठंडा ठंडा रायता हो तो इसका मजा दोगुना हो जाता है। बिरयानी खाना एक शाही अनुभव है, जो हमें मुगलों और नवाबों के दौर की दावतों की याद दिलाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो हर खास मौके को और भी खास बना देता है। चलिए अब गलियों में चलते हैं और उस चीज का मजा लेते हैं जो हर भारतीय के दिल के करीब है, जिसके लिए कोई भी ना नहीं कह सकता, गोलगप्पे। इसे पानी पूरी, पुचका, पताशी, गुपचुप जैसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका एहसास हर जगह एक ही है। जुबान पर एक छटपटा, तीखा, मीठा और खट्टा धमाका। एक छोटी, खोखली और कुरकुरी पूरी, जिसमें उबले हुए आलू, चने और मसालों का मिश्रण भरा जाता है और फिर उसे डुबोया जाता है एक जादुई पानी में। ये पानी ही गोलगप्पे की जान है, जो पुदीने, इमली, हींग, जीरा और कई मसालों से मिलकर बनता है। गोलगप्पे खाने का अनुभव भी अनोखा है। आप एक ठेले के पास खड़े होते हैं, हाथ में एक छोटा सा दोना लिए हुए, और भैया एक के बाद एक गोलगप्पा बनाकर आपके दोने में डालते जाते हैं। आपको उसे जल्दी से अपने मुंह में रखना होता है, इससे पहले कि पूरी नरम पड़ जाए। और जैसे ही वह आपके मुंह में फूटता है, सभी स्वाद एक साथ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो अद्भुत होती है। थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, हर स्वाद एक साथ। ये एक ऐसा अनुभव है जो दोस्तों के साथ और भी मजेदार हो जाता है, जहां गिनती भूलकर बस खाने पर ध्यान होता है। यह सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक सामाजिक गतिविधि है। ये लोगों को एक साथ लाता है। गोलगप्पे का ठेला अक्सर हंसी मजाक और गपशप का केंद्र होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह आपको भारत के हर कोने में, हर गली में मिल जाएगा और हर जगह लोग इसके दीवाने हैं। अगर आपको जिंदगी में थोड़ा छटपटा मजा चाहिए, तो गोलगप्पे से बेहतर कुछ नहीं। अब बात करते हैं भारत के सबसे पसंदीदा और हर दिल अजीज स्नैक की, समोसा। यह वो त्रिकोणा नाश्ता है जो चाय के साथ, बारिश के मौसम में या दोस्तों की महफिल में हर मौके पर फिट बैठता है। बाहर से खस्ता और कुरकुरी परत और अंदर मसालेदार आलू और मटर की चटपटी फिलिंग। जब इस गर्मागर्म समोसे को हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ डुबोकर खाया जाता है, तो जो स्वाद आता है वो बेमिसाल है। यह एक साधारण सा स्नैक लग सकता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह मध्य एशिया से भारत आया था। भारत आकर समोसे ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया। यहाँ की मिट्टी ने इसे आलू की फिलिंग दी, जो आज इसकी पहचान बन गई है। लेकिन इसकी विविधता भी कमाल की है। आपको कीमा समोसा, पनीर समोसा, चाउमीन समोसा और यहां तक कि चॉकलेट समोसा भी मिल जाएगा। हर शहर में समोसे का स्वाद थोड़ा अलग होता है। कहीं आलू ज्यादा मसालेदार होते हैं, तो कहीं थोड़े मीठे। लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है, खस्ता बाहरी परत और नरम स्वादिष्ट भरावण,
वो हर जगह लोगों का दिल जीत लेता है। समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये एक कंफर्ट फूड है। ये हमें बचपन की याद दिलाता है, जब स्कूल से आने के बाद माँ गर्मा गर्म समोसे प्लेट में देती थी। ये छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। इसे बनाना भी एक कला है। सही मोटाई की पट्टी बेलना, उसे सही आकार में मोड़ना और फिर उसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलना, ताकि वह अंदर तक पक जाए और बाहर से खस्ता रहे। यह वो स्नैक है जो कभी भी आउट ऑन फैशन नहीं होता और हमेशा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा। अगर आप उत्तर भारत में हैं, खासकर दिल्ली या पंजाब में, और आपने एक जोरदार नाश्ते की तलाश में हैं, तो आपकी खोज छोले भटूरे पर आकर खत्म होगी। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, यह एक पूरा भोजन है जो आपको दिन भर के लिए तृप्त कर देता है। सोचिए, बड़े बड़े फूले हुए सुनहरे भटूरे जो अंदर से नरम और बाहर से हल्के कुरकुरे होते हैं, और उनके साथ परोसे जाते हैं गहरे भूरे रंग के मसालेदार और गाढ़े छोले, जिनकी ग्रेवी मसालों की खुशबू से महक रही होती है। यह जोड़ी स्वर्ग में बनी है। छोले बनाने की प्रक्रिया अपने आप में एक कला है। चनों को रात भर भिगोया जाता है और फिर चाय की पत्ती की पोटली के साथ उबाला जाता है, ताकि उनमें एक गहरा रंग और स्वाद आ सके। फिर उन्हें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मसालों की एक गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है। अनारदाने का पाउडर उन्हें एक खास खट्टापन देता है, और भटूरे उन्हें मैदे, दही और खमीर से बनाया जाता है, और फिर जब उन्हें गर्म तेल में डाला जाता है तो वे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। इस व्यंजन को अक्सर कटे हुए प्याज, हरी मिर्च के अचार और नींबू के टुकड़े के साथ परोसा जाता है। एक निवाला लीजिए, भटूरे का एक टुकड़ा तोड़कर उसे छोलों में डुबोइए और फिर मुंह में रखिए। आपको नरमी, कुरकुरापन, तीखापन और खट्टेपन का एक अद्भुत संतुलन मिलेगा। यह एक भारी भोजन है, इसलिए इसे खाने के बाद अक्सर एक गिलास ठंडी लस्सी पी जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आलसी और संतुष्ट महसूस कराता है। यह दिल्ली की आत्मा का स्वाद है, जिसे चखना तो बनता है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि हमारी आत्मा को छू जाते हैं। राजमा चावल उन्हीं में से एक है। यह उत्तर भारत के लगभग हर घर में बनने वाला एक पसंदीदा भोजन है, खासकर रविवार को। यह मां के हाथ के खाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसमें कोई फैंसी तकनीक नहीं है, कोई जटिल सामग्री नहीं है, बस सादगी है और ढेर सारा प्यार है। उबले हुए राजमा को प्याज टमाटर की गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी में धीरे धीरे पकाया जाता है, जब तक कि हर दाना नरम न हो जाए और मसालों को सोख न ले। इसकी महक में एक अपनापन है, एक घर जैसी बात है। जब राजमा की ग्रेवी धीरे धीरे उबल रही होती है और उसमें से अदरक, लहसुन और गरम मसाले की खुशबू आती है, तो पूरा घर महक उठता है। और जब इस गर्मागर्म गाढ़े राजमा को खिले खिले सादे उबले हुए चावल या जीरा राइस के ऊपर डालकर परोसा जाता है, तो यह दुनिया का सबसे आरामदायक भोजन बन जाता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी गलत नहीं हो सकता। राजमा चावल सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक भावना है। ये दोस्तों के साथ बिताए गए आलसी रविवारों की याद दिलाता है, कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, और सबसे बढ़कर घर की याद दिलाता है। हर घर में राजमा बनाने का अपना एक थोड़ा अलग तरीका होता है, और हर किसी को अपनी मां के हाथ का राजमा ही दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। यह इस बात का सबूत है कि सबसे स्वादिष्ट भोजन अक्सर सबसे सरल होता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री प्यार होती है। अब हम चलते हैं रंगीले राजस्थान की रेतीली धरती पर और वहां के सबसे प्रतिष्ठित व्यंजन दाल बाटी चूरमा का स्वाद लेते हैं। यह सिर्फ एक भोजन नहीं है, यह राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और मेहमानबाजी का प्रतीक है। इसमें 3 चीजें होती हैं और तीनों मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। पहली है बाटी, गेहूं के आटे की मोटी गोल गेंदें, जिन्हें पारंपरिक रूप से कंडों की आग में सेका जाता है, जिससे उनमें एक सौंधी धुएं वाली खुशबू आ जाती है। आजकल इन्हें तंदूर या ओवन में भी बनाया जाता है। बाटी को परोसने से पहले उसे फोड़कर शुद्ध घी में डुबोया जाता है, जब तक कि वह पूरी तरह से घी न सोख ले। इसके साथ होती है पंचमेल दाल, 5 अलग अलग तरह की दालों को मिलाकर बनाई गई एक मसालेदार और स्वादिष्ट दाल। इस दाल में हींग और जीरे का तड़का लगाया जाता है, जो इसकी खुशबू को और भी बढ़ा देता है। और अंत में आता है चूरमा, जो इस भोजन को पूरा करता है।
सेकी हुई बाटियों को पीसकर उसमें घी और चीनी या गुड़ मिलाकर यह मीठा व्यंजन तैयार किया जाता है। यह पूरा भोजन एक थाली में परोसा जाता है और इसे खाने का अनुभव ही शाही है। आप बाटी का एक टुकड़ा लेते हैं, उसे दाल में डुबोते हैं और फिर खाते हैं। घी में डूबी बाटी का खस्तापन और दाल का मसालेदार स्वाद मुंह में घुल जाता है और भोजन के अंत में चूरमा एक मीठे समापन के रूप में काम करता है। यह एक भारी, पौष्टिक और बेहद संतोषजनक भोजन है जो आपको राजस्थान के योद्धाओं की याद दिलाता है, जिन्हें युद्ध के लिए लंबे समय तक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यह राजस्थानी विरासत का एक सच्चा स्वाद है। दक्षिण भारत के खजाने से एक और मोती जो सादगी, स्वास्थ्य और स्वाद का एक आदर्श मिश्रण है, इडली सांभर। ये नरम, सफेद, भाप में पकी हुई चावल की टिकिया, जिन्हें इडली कहते हैं, दुनिया के सबसे स्वास्थ्यप्रद नाश्तों में से एक मानी जाती है। इन्हें चावल और उड़द दाल के फर्मेंटेड घोल से बनाया जाता है और चूंकि इन्हें भाप में पकाया जाता है, इसलिए इनमें तेल बिल्कुल नहीं होता। ये रुई की तरह नरम और स्पंजी होती है और आसानी से पच जाती है। इडली की सादगी को पूरा करता है सांभर का जटिल और तीखा स्वाद। सांभर अरहर की दाल और सब्जियों का एक स्टू है, जिसे इमली और एक खास सांभर मसाले के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद खट्टा, मीठा और तीखा होता है और यह इडली के हल्के स्वाद के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। साथ में नारियल की चटनी और कभी-कभी टमाटर या पुदीने की चटनी भी परोसी जाती है, जो इस अनुभव को और भी बेहतर बनाती है। जब आप एक नरम इडली का टुकड़ा तोड़कर उसे गर्मागर्म सांभर में डुबोते हैं, तो इडली एक स्पंज की तरह सांभर को सोख लेती है और जब आप वह निवाला मुंह में रखते हैं, तो आपको नरमी, गर्मी और कई तरह के स्वादों का एहसास होता है। यह एक ऐसा नाश्ता है जो आपको संतुष्ट तो करता है, लेकिन भारीपन महसूस नहीं होने देता। यह दक्षिण भारतीय पाक कला की उस फिलॉसफी को दर्शाता है जहां स्वाद और सेहत साथ साथ चलते हैं। यह एक आदर्श शुरुआत है किसी भी दिन की। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यंजन की जिसकी लोकप्रियता सीमाओं को पार कर चुकी है और जो दुनिया भर में भारतीय भोजन का पर्याय बन गया है, तंदूरी चिकन। यह सिर्फ एक डिश नहीं है, यह एक खाना पकाने की तकनीक का उत्सव है। चिकन के टुकड़ों को दही और मसालों के एक मिश्रण में मैरिनेट किया जाता है। इस मैरिनेशन में कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और सबसे जरूरी तंदूरी मसाला शामिल होता है। यह मैरिनेशन चिकन को नरम बनाता है और मसालों को अंदर तक पहुंचाता है। असली जादू तब होता है जब इस मैरिनेट किए हुए चिकन को एक बेलनाकार मिट्टी के ओवन यानी तंदूर में पकाया जाता है। तंदूर की तेज गर्मी चिकन को बाहर से थोड़ा जला देती है, जिससे एक कुरकुरी परत बनती है, जबकि अंदर का मांस रसीला और नरम रहता है। चारकोल की आग से उठने वाला धुआं चिकन में एक अनोखा स्मोकी स्वाद भर देता है, जो किसी और तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसका चमकदार लाल नारंगी रंग जो मसालों और दही से आता है, इसे और भी आकर्षक बनाता है। तंदूरी चिकन को आमतौर पर नींबू के टुकड़ों, प्याज के लच्छों और पुदीने की चटनी के साथ परोसा जाता है। जब आप एक टुकड़ा लेते हैं और उस पर नींबू निचोड़कर चटनी के साथ खाते हैं, तो आपको मसालों का तीखापन, दही की खट्टास, चिकन का रसीलापन और धुएं का स्वाद सब एक साथ मिलता है। यह एक ऐसा एपेटाइजर है जो किसी भी पार्टी की शान बढ़ा सकता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे खाना पकाने की एक प्राचीन तकनीक आज भी उतनी ही प्रासंगिक और स्वादिष्ट है। भारत की लंबी तटीय रेखा हमें समुद्री भोजन का एक विशाल खजाना प्रदान करती है और उस खजाने का सबसे चमकदार गहना है मछली करी। हर तटीय राज्य की अपनी एक खास मछली करी है और हर एक का स्वाद दूसरे से बिल्कुल अलग है। गोवा की मछली करी में नारियल के दूध की मिठास और कोकम की खट्टास होती है, तो बंगाल की माचेर झोल सरसों के तेल के तीखेपन और पंचफोरन मसाले के लिए जानी जाती है। केरल की करी में नारियल, इमली और करी पत्ते का प्रभुत्व होता है, जबकि मंगलोरियन करी में भुने हुए मसालों का एक गहरा स्वाद होता है। मछली करी बनाना एक नाजुक कला है। सबसे पहले ताजी मछली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, फिर मसालों का संतुलन बनाना होता है ताकि वे मछली के नाजुक स्वाद को दबा न दें, बल्कि उसे और निखारें। नारियल, इमली, टमाटर, सरसों, करी पत्ता, ये कुछ ऐसी सामग्रियां हैं
जो तटीय करी में अक्सर पाई जाती है, लेकिन उनका संयोजन हर क्षेत्र में अलग होता है। यह विविधता ही मछली करी को इतना रोमांचक बनाती है। जब गर्मागर्म मछली करी को उबले हुए चावल के साथ परोसा जाता है तो यह एक आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन बन जाता है। चावल करी की ग्रेवी को सोख लेते हैं और नरम परतदार मछली मुंह में घुल जाती है। यह एक ऐसा भोजन है जो आपको समुद्र के किनारे ले जाता है, जहां लहरों की आवाज और ताजी हवा का एहसास होता है। यह तटीय भारत के जीवन, संस्कृति और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का एक स्वादिष्ट प्रतिनिधित्व है। अक्सर जब हम बीमार होते हैं या कुछ हल्का खाने का मन करता है तो खिचड़ी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन खिचड़ी को सिर्फ बीमारों का खाना समझना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह भारत का शायद सबसे प्राचीन और बहुमुखी व्यंजन है, जो सादगी, पोषण और आराम का एक आदर्श संगम है। मूल रूप से यह चावल और दाल, आमतौर पर मूंग दाल को एक साथ पानी में नरम होने तक पकाने से बनती है। लेकिन इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह एक कैनवास की तरह है जिस पर आप कोई भी रंग भर सकते हैं। भारत के हर हिस्से में खिचड़ी का अपना एक अलग संस्करण है। गुजरात में यह थोड़ी मीठी और मसालेदार होती है और कढ़ी के साथ खाई जाती है। बंगाल में खिचड़ी पूजा और त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सब्जियों और मसालों के साथ बनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल इसका एक रूप है, जिसमें काली मिर्च और काजू डाले जाते हैं। उत्तर भारत में इसे अक्सर घी, दही और पापड़ के साथ खाया जाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसे हर कोई अपनी पसंद के अनुसार ढाल सकता है। खिचड़ी हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि अच्छा और स्वादिष्ट होने के लिए हमेशा जटिल होना जरूरी नहीं है। यह एक संपूर्ण भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सही संतुलन होता है। ऊपर से एक चम्मच शुद्ध घी डालने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर को पोषण देता है और हमारी आत्मा को शांति। यह भारतीय भोजन की जड़ है, सरल, ईमानदार और हमेशा संतोषजनक। अब हम चलते हैं सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता, और वहां के एक ऐसे स्ट्रीट फूड का जायका लेते हैं जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, काठी रोल। यह चलते फिरते खाने के लिए एक आदर्श विकल्प है, एक पूरा भोजन जो एक कागज में लिपटा हुआ आता है। इसकी शुरुआत कोलकाता के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से हुई थी, जहां ब्रिटिश ग्राहकों को कबाब खाने में आसानी हो, इसलिए उन्हें पराठे में लपेट कर दिया जाने लगा और इस तरह काठी रोल का जन्म हुआ। एक काठी रोल में एक परतदार खस्ता पराठा होता है, जिसे अक्सर अंडे की एक पतली परत के साथ सेका जाता है। इस पराठे के अंदर रसीले, मसालेदार कबाब, चाहे वह चिकन, मटन या पनीर हो, रखे जाते हैं। इन कबाबों को दही और मसालों में मैरिनेट करके सींखचों पर या तवे पर पकाया जाता है। इसके ऊपर डाले जाते हैं पतले कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और एक चटपटी सॉस। फिर इस पूरे मिश्रण को कसकर रोल किया जाता है और कागज में लपेटकर परोसा जाता है। पहला बाइट लेते ही आपको कई तरह की बनावट और स्वाद मिलते हैं। पराठे का खस्तापन, अंडे की नरमी, कबाब का रसीलापन, प्याज का कुरकुरापन और सॉस का तीखा मीठा स्वाद। यह एक ही बार में इतना कुछ प्रदान करता है कि आप हैरान रह जाते हैं। यह एक ऐसा भोजन है जो आपकी भूख को तुरंत शांत करता है और स्वाद कलिकाओं को एक रोमांचक अनुभव देता है। काठी रोल कोलकाता की तेज तर्रार जिंदगी और उसकी रचनात्मक भावना का एक स्वादिष्ट प्रतीक है। हिमालय की ठंडी हवाओं और शांत वादियों से निकलकर एक ऐसा स्नैक हमारे शहरों की गलियों में बस गया है जिसके दीवाने बच्चे से लेकर बड़े तक सब हैं, मोमोज। ये तिब्बती मूल के डम्पलिंग्स हैं जो अब उत्तर पूर्वी भारत, नेपाल और पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। मैदे की एक पतली परत के अंदर कीमा बनाया हुआ मांस जैसे चिकन या पोर्क, या बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और मसालों का मिश्रण भरा जाता है। फिर इन्हें भाप में पकाया जाता है या तला जाता है। मोमोज की असली जान उसकी साथ परोसी जाने वाली चटनी में होती है। ये एक तीखी लाल रंग की चटनी होती है जो लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन और अदरक से बनती है। इसका तीखापन मोमोज के हल्के स्वाद को एक जबरदस्त किक देता है। भाप में पके हुए मोमोज यानी स्टीम्ड मोमोज नरम और रसीले होते हैं, जबकि तले हुए मोमोज बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। आजकल तो तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज और कोठे मोमोज जैसे कई नए रूप भी आ गए हैं।
एक प्लेट गर्मागर्म मोमोज, साथ में तीखी लाल चटनी और मेयोनीज, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी शाम को खास बना सकता है। जब आप एक मोमो को चटनी में डुबोकर मुंह में रखते हैं तो पहले आपको बाहरी परत की नरमी महसूस होती है और फिर अंदर की रसदार फिलिंग का स्वाद आता है जिसे चटनी का तीखापन पूरा करता है। यह एक सरल फिर भी बेहद संतोषजनक स्नैक है। मोमोज की लोकप्रियता यह दिखाती है कि कैसे स्वाद की कोई सीमा नहीं होती और यह संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। अब मीठे की बारी है और हम बात करेंगे उस मिठाई की जो अपने नाम की तरह ही रस और मलाई का एक अद्भुत संगम है, रसमलाई। यह बंगाल की एक देन है जो अब पूरे भारत में मिठाइयों की रानी मानी जाती है। यह एक ऐसी मिठाई है जो बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती बल्कि हल्की, ताजगी भरी और बेहद स्वादिष्ट होती है। इसे बनाना एक कला है जिसमें धैर्य और निपुणता दोनों की जरूरत होती है। रसमलाई में छेने यानी ताजा पनीर के छोटे चपटे गोले होते हैं जिन्हें पहले चाशनी में पकाया जाता है ताकि वे नरम और स्पंजी हो जाएं। फिर इन गोलों को चाशनी से निकालकर हल्के से निचोड़ा जाता है और उन्हें एक गाढ़े, मीठे और सुगंधित दूध में डुबोया जाता है। यह दूध केसर, इलायची और पिस्ता से सुगंधित होता है जो इसे एक शाही पीला रंग और एक लाजवाब खुशबू देता है। इस दूध में छेने के गोले धीरे धीरे भीगते हैं और दूध के सारे स्वाद को अपने अंदर सोख लेते हैं। जब रसमलाई को ठंडा ठंडा परोसा जाता है तो यह एक स्वर्गीय अनुभव होता है। छेने का स्पंजी गोला आपके मुंह में घुल जाता है और केसर इलायची वाले ठंडे मीठे दूध का स्वाद आपकी जुबान पर रह जाता है। ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम इसे एक कुरकुरापन देते हैं। यह एक ऐसी मिठाई है जो किसी भी भारी भोजन के बाद एकदम सही लगती है क्योंकि यह ताजगी देती है और पेट पर भारी नहीं पड़ती। रसमलाई भारतीय मिठाई बनाने की कला का एक बेहतरीन नमूना है, सुरुचिपूर्ण, नाजुक और अविस्मरणीय। भारत में त्योहार और मिठाइयां एक दूसरे के पूरक हैं और जब होली या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की बात आती है तो एक मिठाई जो हर घर में बनती है वह है गुजिया। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो प्यार और उत्सव की भावना से जुड़ी हुई है। गुजिया मैदे की एक बाहरी परत से बनती है जिसे एक अर्धचंद्राकार आकार में मोड़ा जाता है और इसके अंदर एक मीठी और सुगंधित फिलिंग भरी जाती है। यह फिलिंग ही गुजिया की आत्मा है। इसे खोया, सूजी, कसे हुए नारियल, कटे हुए मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मैदे की पूरियों में भरकर किनारों को गूंथकर एक सुंदर डिजाइन दिया जाता है। फिर इन भरी हुई गुजियों को घी में सुनहरा और खस्ता होने तक तला जाता है। कुछ लोग इसे चाशनी में भी डुबोते हैं जिसे चाशनी वाली गुजियां कहते हैं। जब आप एक गुजिया का टुकड़ा तोड़ते हैं तो बाहर की खस्ता परत और अंदर की नरम, दानेदार और मेवों से भरपूर फिलिंग का कॉन्ट्रास्ट कमाल का होता है। हर निवाले में आपको खोए की मिठास, नारियल का स्वाद और मेवों का कुरकुरापन मिलता है। यह एक ऐसी मिठाई है जिसे बनाने में पूरा परिवार एक साथ लगता है और यही इसे और भी खास बनाता है। गुजिया सिर्फ एक मिठाई नहीं है, यह परंपरा, परिवार और उत्सव की मिठास का प्रतीक है। अब हम चलते हैं गुजरात, एक ऐसे राज्य में जहां के लोग खाने और खिलाने के शौकीन हैं। और वहां के सबसे प्रसिद्ध नाश्ते की बात करें तो फाफड़ा जलेबी की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। यह एक अजीब कॉम्बिनेशन लग सकता है, एक नमकीन कुरकुरा स्नैक और दूसरी मीठी रसदार मिठाई, लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ऐसा स्वाद बनाते हैं जो अविस्मरणीय होता है। यह गुजरातियों का पसंदीदा रविवार का नाश्ता है। फाफड़ा बेसन से बना एक लंबा, छपटा और बेहद कुरकुरा स्नैक है। इसे बनाने के लिए एक खास कौशल की जरूरत होती है, जहां बेसन के लोई को हथेली के दबाव से लंबा और पतला किया जाता है और फिर गर्म तेल में तला जाता है। यह हल्का और खस्ता होता है। इसे अक्सर तली हुई हरी मिर्च और एक चटपटी चटनी के साथ परोसा जाता है जो बेसन और पपीते से बनती है। फाफड़े का नमकीन और हल्का स्वाद अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जादू तब होता है जब इसके साथ गर्मागर्म, कुरकुरी और चाशनी में डूबी जलेबियां आती हैं। जलेबी मैदे के घोल को गोल गोल आकार में गर्म तेल में तलकर और फिर उसे केसर वाली चाशनी में डुबोकर बनाई जाती है। फाफड़े का एक टुकड़ा तोड़ना, उसके साथ एक तली हुई मिर्च खाना और फिर जलेबी का एक रसीला टुकड़ा खाना, ये नमकीन, तीखे और मीठे स्वादों का एक रोलर कोस्टर है। ये कॉम्बिनेशन
गुजरात की पाक कला की रचनात्मकता को दर्शाता है, जहां विपरीत स्वाद मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण अनुभव बनाते हैं। अब हम भारत के हृदय स्थल बिहार की ओर बढ़ते हैं और वहां के एक ऐसे देहाती और पौष्टिक व्यंजन का स्वाद लेते हैं जो अब पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है, लिट्टी चोखा। यह एक ऐसा भोजन है जो बिहार की मिट्टी और उसकी सादगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। लिट्टी गेहूं के आटे की मोटी गेंदें होती हैं, जिनके अंदर भुने हुए चने के पाउडर यानी सत्तू का एक मसालेदार मिश्रण भरा होता है। इस मिश्रण में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अचार का मसाला और सरसों का तेल होता है, जो इसे एक बहुत ही अनोखा और तीखा स्वाद देता है। पारंपरिक रूप से इन लिट्टियों को उपलों की आग में सेका जाता है, जिससे उनमें एक अद्भुत सोंधी और धुएं वाली खुशबू आ जाती है। यह राजस्थान की बाटी की तरह लगती है, लेकिन अंदर की सत्तू की फिलिंग इसे बिल्कुल अलग बना देती है। सेकने के बाद लिट्टियों को फोड़कर शुद्ध घी में डुबोया जाता है, जो उन्हें नरम और भी स्वादिष्ट बना देता है। यह प्रक्रिया लिट्टी को एक अनूठा चरित्र प्रदान करती है, जो बिहार की ग्रामीण जीवन शैली का प्रतिबिंब है। लिट्टी को परोसा जाता है चोखे के साथ। चोखा एक तरह का भरता होता है, जो भुने हुए बैंगन, टमाटर और उबले हुए आलू को मैश करके बनाया जाता है। इसमें भी कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सरसों का तेल मिलाया जाता है, जो इसे एक तेज और तीखा स्वाद देता है। लिट्टी का सूखापन और सत्तू का स्वाद चोखे की नमी और तीखेपन के साथ मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। यह एक संपूर्ण, पौष्टिक और बेहद संतोषजनक भोजन है, जो आपको भारत की जड़ों से जोड़ता है। अब हम चलते हैं ईश्वर के अपने देश केरल और वहां के एक ऐसे व्यंजन की खोज करते हैं जो स्वास्थ्य, स्वाद और रंगों का एक खूबसूरत उत्सव है, अव्याल। यह एक पारंपरिक मलयाली डिश है, जिसे अक्सर त्योहारों और दावतों, खासकर सद्या यानी केरल की पारंपरिक दावत में परोसा जाता है। अव्याल की खासियत यह है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग सब्जियों का इस्तेमाल होता है, जिससे यह एक इंद्रधनुषी व्यंजन बन जाता है। इसमें गाजर, बीन्स, सहजन, कच्चा केला, कद्दू और यम जैसी कई सब्जियां होती हैं। इन सभी सब्जियों को लंबे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उन्हें बहुत कम पानी में पकाया जाता है, ताकि उनका पोषण और प्राकृतिक स्वाद बना रहे। अव्याल का जो सबसे खास तत्व है वह है इसका बेस। इसे ताजे कसे हुए नारियल, हरी मिर्च, जीरा और हल्दी को पीसकर बनाया जाता है। इस नारियल के पेस्ट को पकी हुई सब्जियों में मिलाया जाता है, जो इसे एक मलाईदार बनावट और एक हल्का सुगंधित स्वाद देता है। इस व्यंजन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है खट्टा दही और कुछ बूंदें नारियल के तेल की, जिन्हें अंत में मिलाया जाता है। दही इसे एक हल्की खटास देता है और नारियल का तेल एक अद्भुत खुशबू। ऊपर से कुछ ताजे करी पत्ते भी डाले जाते हैं। अवियाल एक ऐसी डिश है जो दिखाती है कि कैसे विभिन्न सब्जियां एक साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण और स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं। यह केरल की प्रकृति की प्रचुरता और सादगी में सुंदरता खोजने की कला का एक आदर्श उदाहरण है। हमारी इस स्वादिष्ट यात्रा का समापन हम एक ऐसी मिठाई के साथ करेंगे जो सदियों से हमारे त्योहारों और खुशियों का हिस्सा रही है, मालपुआ। इसे भारत का सबसे पुराना डेजर्ट भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। यह एक तरह का मीठा पैनकेक है, जो बाहर से थोड़ा कुरकुरा और अंदर से नरम और रसीला होता है। इसे बनाने की विधि सरल है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही शाही और लाजवाब होता है। मालपुआ का घोल मैदा, सूजी, खोया, दूध और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस घोल को और सुगंधित बनाने के लिए इसमें सौंफ और इलायची पाउडर भी मिलाया जाता है। फिर इस घोल के छोटे छोटे पैनकेक बनाकर उन्हें घी में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तला जाता है। तलने के बाद इन गर्मागर्म मालपुओं को केसर वाली चाशनी में कुछ देर के लिए डुबोया जाता है, ताकि वे चाशनी को अच्छी तरह से सोख ले और मीठे और रसीले हो जाएं। मालपुआ को अक्सर ठंडी रबड़ी के साथ परोसा जाता है। गर्म मालपुए की नरमी और कुरकुरापन ठंडी गाढ़ी रबड़ी के साथ मिलकर एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है जो लाजवाब होता है। ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम से इसे सजाया जाता है। यह एक ऐसी मिठाई है जो आपको तुरंत एक आरामदायक और शाही एहसास देती है। होली, दिवाली या किसी भी खुशी के मौके पर मालपुआ बनाना एक परंपरा है।
यह हमारी समृद्ध पाक विरासत का एक मीठा और स्वादिष्ट प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी भारत के 20 लाजवाब व्यंजनों की स्वाद यात्रा। हमने उत्तर के छोले भटूरे से लेकर दक्षिण के डोसे तक और पूरब की लिट्टी चोखा से लेकर पश्चिम के फाफड़ा जलेबी तक का सफर तय किया। हर व्यंजन की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है और अपना एक अनूठा स्वाद है। ये व्यंजन सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरते, बल्कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी विविधताओं से भी जोड़ते हैं। खाना सिर्फ जरूरत नहीं है, यह एक कला है, एक उत्सव है और लोगों को एक साथ लाने का एक जरिया है। यह सूची निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत का पाक खजाना अथाह है। हर गांव, हर शहर में ऐसे कई और व्यंजन हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये 20 व्यंजन उस विशाल खजाने की एक खूबसूरत झलक जरूर देते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सूची में से आपका सबसे पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? या क्या कोई ऐसा व्यंजन है जो इस सूची में होना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आपकी कहानियां और आपके स्वाद के अनुभव सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको यह स्वाद का सफर पसंद आया हो और आपको भी थोड़ी भूख लग गई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भारत के इन लाजवाब जायकों का आनंद ले सकें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही दिलचस्प सफर पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगली बार तक खाते रहिए, खुश रहिए और स्वाद की नई दुनिया खोजते रहिए। अलविदा।